के बारे में बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति अपनी ही बात कर रहे हैं। कभी कभी विचार ऐसे आते हैं, लगता है कि शारीरिक सुख ही सबसे सर्वोपरि है, लेकिन जब उस शारीरिक सुख की प्राप्ति के बाद उसको थोड़ा ज्ञान होता है या थोड़ा चिंतन करता है तो बोलता है कि यार इस सुख से महान मानसिक सुख है। ये सुख तो बहुत मतलब हमें गर्व में डाल दे रहा है। इस सुख की प्राप्ति के लिए कौन कौन से हमें कार्य करने पड़ रहे हैं। अपनी आत्मा भी कितनी मतलब मैली हो रही है, मन मैला हो रहा है, मतलब उसको ग्लानि होती है, अंतर्ग्लानि। अधिकतर जितने भी जो लोग सेक्स करते हैं, सेक्स की क्रिया के बाद उनको ग्लानि के भाव में चले जाते हैं। सेक्स करते समय तो वो ग्लानि नहीं आती है बाद में, लेकिन उसके बाद वो ग्लानि में चले जाते हैं। ऐसा गुरु जी कहाँ होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रत्यक्षता अनुभव कर लेता है कि मेरी ऊर्जा घट गई। अगर जो व्यक्ति ऐसा जैसे मतलब कोई सेक्स में प्रवेश किया, उसके बाद अगर उसको कोई गणित का सवाल दे दो तो बनाएगा? वो नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके बाद वो सोना चाहता है। सिर्फ इतना जो है वो ऊर्जा विहीन हो चुका होता है उस वक्त कि उसका माइंड जो है ना इतना स्लो हो चुका होता है कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। उस वक्त वो तभी कुछ कर सकता है जब उसके शरीर पर ही आक्रमण हो जाए, उसको जान पर बनाए। हाँ, तब तो वो भाग सकता है। हाँ, तब वो तो ऊर्जा नई उसको मिल सकती है जान बचाने के लिए। अन्यथा ऐसे तो है डर हो जाएगा, ऐसे तो वो नहीं चल सकता है। अब बहुत बड़ा लाभ, कोई अत्यधिक लाभ उसको हो तब तो वो मूव करा सकते हो उसको। बहुत बड़ा कि चलो तुमको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है तब वो भाग सकता है, अन्यथा वो नहीं भाग सकता है। सामान्य स्थिति में वो नहीं भाग सकता। और अगर वैसे और फिर उसके बाद अगर उसको तुरंत ही कहा जाए कि नहीं चलो अब तुम फिर सेक्स करो, क्या वो कर सकता है? फिर नहीं कर सकता है वो। अब वही चीज़ जो उसको इंटरेस्टिंग था उसी चीज़ के लिए अब जो है वो तैयार नहीं है वो। तो गुरु जी यही बात कर रहे हैं। हाँ, उसी के लिए वो तैयार नहीं होगा। वही चीज़ जो उसने सेक्स किया और अब उसको 5 मिनट के बाद बोला चलो हो गया ना, अब सेकंड राउंड में तुम तैयार हो जाओ। तो अब जो है वो हाथ जोड़ लेगा, हाँ कि मेरे बस का नहीं है ये सब। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसकी एनर्जी का लेवल डाउन हो चुका है। अब जो है उसका शरीर, उसका दिमाग, उसका सब कुछ अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसके शरीर से कुछ निकल गया ना, डिस्चार्ज हो गया ना वो। तो जितने दिमाग में बैटरी थी उसका वो निकल गया, जितना शरीर में बैटरी थी वो निकल गया, तो अब उसके बस का नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए वो जो है ग्लानि करता है। ग्लानि के पीछे यही कारण है। अगर उससे उसको और ताकत मिल जाती तो वो ग्लानि नहीं करता। समझ रहे हो? उसने खोया। अच्छा, वो ग्लानि तब भी नहीं करता। आदि वो आनंद जो सुख उसको मिला था वो अगर स्थायी रह जाता तो भी ग्लानि नहीं करता। कहता चलो कोई बात नहीं, अब हमको मजा तो आ रहा है अभी भी, लेकिन देखा कि वो तो ऊर्जा भी गई और मजा भी गया। बस गुरु जी मेरे पूछने प्रश्न ये दोनों ही गया। वो उसको लगा क्षण भर में, हाँ बोला कि वो क्षण भर में मेरी दोनों ही चीज चली गई और उसको ऐसा लगता है कि मैं इस्तेमाल कर दिया गया। उसको ऐसा लगता है कि मैं इस्तेमाल कर दिया गया। वो तो बाद में उसको लगता है, पहले तो वो सोच रहा था कि मैं इस्तेमाल करूंगा। पहले उसको ये सोचता था कि मैं इस्तेमाल करूंगा। सेक्स के बाद वो सोचता है कि मैं इस्तेमाल कर लिया गया। ये फर्क हो जाता है एटीट्यूड में, आदमी में। तो गुरु जी वो तो आनंद हो गया, लेकिन ये तो आनंद जैसे क्षणिक आनंद हो गया। क्या इस आनंद को गुरु जी मतलब ऐसा आनंद हो जो हमारी आत्मा को, हमारे मन को सदैव आनंदित करता रहे, ऐसा कोई साधन है? हाँ, तो ऐसा तो अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अगर तुम वो करोगे, श्वास धीमे धीमे लेते हो और मुस्कुराते हुए लेते हो और अधिक से अधिक मुस्कुराते हुए लेते हो तो ऊर्जा जो है परिवर्तित होने लगती है आनंद में। तो गुरु जी क्रोध भी कम आएगा? बिल्कुल, क्रोध कम आएगा ही नहीं। क्रोध पर पूरा नियंत्रण होगा। क्रोध आता ही तब है जब हमको नियंत्रण नहीं होता है। तो यह जो है आनंद में बदलने लगता है ना। कई तरह के प्रोटीन मैंने बताया ना, डोपामाइन प्रोटीन है, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन, ये बदलने लगते हैं और ये लगातार बढ़ने लगते हैं। बात ये है हम लोग के शरीर में तो वो हैं, हाँ, लेकिन अन्य जो दूसरे जो है ना वे बदलने लगते हैं उनमें। इस तरीके से लगातार, जैसे कि मैंने जो सर्किल तुमको बताया कि झरना वाला, उस तरह से वो झरा फिर वो वही सर्किल में आ गया, सर्कुलेशन में आ गया और अन्य तरह से हो गया तो वो भी होने लगता है। इस तरीके से शरीर में मस्ती बढ़ने लगती है लगातार। वो बढ़ती चली जाएगी। अब तुम्हारे ऊपर है कि कितना बढ़ाते चले जाते हो। तुमको बहुत अगर अर्जेंट काम नहीं रहेगा तो तुम उससे हटना नहीं चाहोगे।
हाँ, ऐसा ऐसा काम जिससे कि तुम्हारा जीवन चले, उसको तो करना पड़ेगा भाई, रोजी रोटी का। हाँ, तो वो तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसा नहीं रहे तो तुम सोचोगे कि छोड़ो अब ये इसी को ये अच्छा लग रहा है, वो करोगे। तो ऐसे लोगों का क्या है कि फिर सेक्स के प्रति उतना लगाव नहीं रह जाता है उस सबको। फिर वो मतलब बच्चे पैदा करने हैं तो उसके लिए कर लिया, या उसके सुख के लिए कर लिया। भाई हम उस स्थिति में रहते हैं, वो तो हमारी जो पत्नी है वो तो इस स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए वैसा कर लिया, वो बात अलग है। परंतु उसके तरफ से अपना कोई ऐसा रुझान नहीं रह जाता है, उसका रुझान घट जाता है, बिल्कुल घट जाता है, क्योंकि उसमें उसको फिजिकल ज़्यादा लगने लगता है और उसमें उसको सुख बहुत न्यूनतम से न्यूनतम मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा तो वो ऐसे खुद ही बैठे बैठे प्राप्त कर रहा है। तो इसमें ज़्यादा रहता है, ये बदलाव आ जाता है। और वास्तव में ये प्रकृति है ना, प्रकृति का ये जो नियम प्रकृति ने बनाया है, आपको सुख थोड़ा इसीलिए दिया है कि आपको प्रयोग किया जाए, आपका प्रयोग किया जाए संतान के लिए। यदि सुख नहीं रहता तो कोई आदमी उसमें प्रवृत्त नहीं होता जी, और प्रवृत्त नहीं होता तो फिर संतान कैसे उत्पन्न होता, नहीं होता ना। तो इसीलिए प्रकृति ने ये किया है। प्रकृति वास्तव में आपका प्रयोग करती है, आपका उपयोग करती है, आपको जन्माया इसीलिए गया है, इसी काम के लिए जन्माया गया है। और आदमी जितना भी काम कर रहा है देख लो सब बेकार है, ये सब तो सब इसी यूं ही है। वास्तव में आदमी का एक ही काम है, वो है कि आदमी पैदा करना, रचना करते रहिए, और कुछ काम नहीं है। प्रकृति का मूल काम बस एक है, बाकी काम सब जो है इसी तरह इसी के लिए है, छोटे हैं सब, बिल्कुल बाकी सब काम इसीलिए है कि आप इसी के योग्य हो जाएं, बस का नियम चलते रहना चाहिए। प्रकृति का एक ही काम है कि आपसे आपके जैसा एक पैदा करवा लेना, 1 2 4 जितने हो सकते हैं। गुरुजी जो छक्के हैं वो क्या करेंगे पैदा, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो निस्तेज हो गए, बेकार हो गए। वो उनका प्रकृति भी तो उन्हीं को तो बना रहे गुरुजी, वो ठीक है, उनका निर्माण भी तो प्रकृति कर रही है, वो बात ठीक है अपनी जगह पर। तो वो भाई उस योग्य नहीं बन पाया, तो बस अब वो उसे मरेगा, खाएगा और मरेगा, बस अब वो खाली जीवन ही जिएगा ना, खाली जीवन जिएगा, खा के वो सिर्फ मर जाएगा, और वो क्या करेगा, प्रकृति के लिए कुछ नहीं करेगा। और ये समाज के जो काम है ना, कहते हैं सामाजिक काम, ये सब बेकार है काम, इस तरह से इन सब काम का कोई प्रकृति के लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे तुम्हारे जीने के लिए और अपने में बड़ा छोटा बनने के लिए, कि उसका सेवा करते उठा कर कुछ नहीं। प्रकृति का एक ही काम है और वो है तुमसे बच्चा पैदा कराना, तुम्हारे से एक बच्चा पैदा करा दे, और वो इस तरह से संतान की उत्पत्ति जो है ना, प्रजाति के बड़ा, यही प्रकृति का काम है, यही प्रकृति का काम है, सबसे मुख्य काम है, हाँ ये इसके बाद ही वो काम है। बाकी जो काम है वो उन सबका वो गौण है, मुख्य काम ये है, वे सब तो गौण है, वो सब हो या ना हो उसका कोई बहुत वैल्यू नहीं है, ये होना चाहिए, ये इसका वैल्यू है। नौकरी चाकरी धन दौलत ये वो सब इसीलिए किया जाता है कि हम बच्चे पैदा कर सको, पैदा किया तो उसको पाल सको, ये सब बात है। हाँ, उनका वहन करने के लिए, बस जीवन का निर्वहन करके भाई हम बच्चा पैदा किए हैं, उसको पालेंगे, वो भी बच्चा पैदा करेगा। हाँ, लेकिन सारा चीज़ है क्या, बच्चा ही पैदा करना। एक ये प्रकृति का ये काम है, समझ गए। दूसरा काम जो इससे भी महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है लेकिन सामान्य लोगों के, जो इससे भी महत्वपूर्ण है, जो और सूक्ष्म है, इस काम से भी जो ज़्यादा सूक्ष्म है, वो है सूचना को ट्रांसफ़र करना। वो इससे भी महत्वपूर्ण है। इसमें तो हम पदार्थ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हाँ, और इसके अंतर्निहित जो सूचनाएं हैं, क्योंकि वो जो बच्चा जन्म रहा है उसमें हमारे शरीर से कुछ सूचनाएं तो जा रही है। वो डीएनए में क्या सूचना ही तो है, हाँ, उसमें तो भाई कोड है, हाँ। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, कोड ट्रांसफर। तो कोड ट्रांसफर जो किया जाता है, तो एक तो इस शरीर से शरीर किया गया, दूसरा माइंड से माइंड किया जाता है, वो और सूक्ष्म है, वो प्रकृति का और मुख्य काम है, इससे भी मुख्य है, लेकिन वह सबको समझ में नहीं आएगी। यह तो समझ में आ जाती है लेकिन वह समझ में नहीं आएगी। वह सूचना का जो आदान प्रदान है, वो क्योंकि वह जो है वो, इसमें तो लिमिटेशन है कि तुम मनुष्य में ना पैदा कर सकते हो, समझ रहे हो, इसमें सीमा है कि तुम मनुष्य में कर सकते हो, औरत के साथ ही कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी प्राणी के साथ किया जा सकता है। सूचना तुम किसी भी प्राणी में डाल सकते हो, कभी ना गाय को बुलाते हो, भैंस को बुलाते हो, बकरे को बुलाते हो, कुत्ते को बुलाते हो, खरगोश को बुलाते हो, वो सब समझते हैं भाषा, उनकी भाषा भी हम लोग समझते हैं, उनके समझते हैं ना वो क्या चाहते हैं। तो वह सूचना हम लोग उसको देते हैं। सूचना का मतलब यह नहीं कि सिर्फ हम भाषा से बोलें, जो इशारा है वो भी सूचना है, उसके सांकेतिक भाषा है ना, सांकेतिक भाषा है ना, तो चेहरे का भाव है, अभिव्यक्ति, ये सब सूचना है।
तो सूचना ट्रांसफ़र होना ये जो है इससे भी मुख्य काम है, सूचना का ट्रांसफ़र होना। तो यह जो काम जो अभी बताया, यह काम तो पदार्थ के लेवल का है, और यह जो सूचना वाला जो बताया ये ऊर्जा के स्तर का है, बहुत सूक्ष्म जो सूचना जाता है। और ये ऐसे ऊर्जा का स्तर है जहाँ की विचार ट्रांसफ़र होते हैं, और वो विचार बहुत ही सूक्ष्म होता है। वो ऊर्जा का भी बहुत सूक्ष्मतम रूप है, वो समझ लो विचार जो होता है। और उससे भी बड़ा काम एक है, उससे कम बड़ा काम उस सूचना के भी ट्रांसफ़र से भी बड़ा रूप है, जबकि हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बल्कि बस सिर्फ होते ही होते हैं, सिर्फ हम होते हैं, उसमें हम कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करते। क्योंकि ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे दिमाग में ईगो आएगा ना, वो अहंकार आएगा। तो इससे भी बढ़कर के ये काम होता है जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस सिर्फ होते हैं। बस जो चीज़ हो रही है बस उसी के हम एक स्वरूप भर होते हैं, उसी के एक साक्षी भर होते हैं, उसमें हम कुछ ट्रांसफ़र नहीं करते, यानी पूरा मौन, पूरा पूर्ण साइलेंट, जिसमें हमारे दिमाग में न कोई विचार आते हैं, न कोई चित्र, न कोई भाव, हाँ, किसी के प्रति भी, स्वयं के प्रति भी नहीं। ये कैसे संभव? हाँ, ये कैसे संभव? तो वह जो है वो इससे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वह ये तो होना बड़ा कठिन है। बिल्कुल कठिन है, जिसके अंदर कोई भाव ही ना हो। हाँ, वो अवस्था जो होती है तो सबके बस की बात नहीं है। तो जब वह अवस्था होती है ना, तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। गुरुजी देखने तो ठीक लग रहा है ना, वो जो बताए हैं ऐसे करके, हाँ, कोई हो रहा हो दीवार में चुभा दे, हाँ, वो ठीक रहेगा। समझ गए? तो वह जो है वह, और लेकिन वह प्रकृति का काम नहीं है, वह जो है वो प्रकृति का काम नहीं है, वो परमात्मा का, परमात्मा का हो गया वो। प्रकृति का काम जरूरी है गुरुजी, कैसे पढ़ेगी पर आगे वह और आगे का स्टेज हो गया। हाँ, तो वो और हाई लेवल का, हाई लेवल का स्टेज का है। और ये प्रकृति का काम था, ये जो बताया, तो प्रकृति का काम भी तो जरूरी है। और वह जो है, और इसके बीच का जो काम बताया, हाँ, तो वह जो काम है वह प्रकृति और इसके बीच का एक जो होता है उसको माया कहते हैं। तीन अस्तित्व है। हाँ, एक प्रकृति का काम में मुख्य है बच्चा पैदा करना। माया का काम मुख्य है, उसमें है कि विचारों का ट्रांसफर, सूचनाओं का, ये माया का काम है। हाँ, माया में सूचनाओं का ट्रांसफर होता है, वो प्रकृति और परमात्मा के मध्य का क्षेत्र है, योग माया। हाँ, समझ रहे हो? तो योग माया वो मध्य क्षेत्र, दोनों का तालमेल है। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का तालमेल बैठाता है। और परमात्मा का काम है बिल्कुल मौन रहना, मौन, खामोशी। तो गुरुजी खामोशी से तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। अगर सभी लोग खामोशा हो जाए तो दुनिया खूब, सभी लोग खामोशी अगर हो जाए तो खूब दुनिया चली। तो दुनिया चलाना मुख्य काम नहीं ना है। नहीं, दुनिया चलाना मुख्य काम नहीं है। दुनिया चलाना तो बस एक अंश मात्र है। सृष्टि कैसे चलेगी गुरुजी? मानव श्रृंखला कैसे चलेगी? हाँ, तो सृष्टि के लिए कहना बच्चा पैदा करने वाला काम है, तो उसमें आ गया ना। वो तो सृष्टि वाला काम में आ गया ना। वो सबसे लोअर ग्रेड का काम है वो। हाँ, वो लोअर ग्रेड का काम है। वो जो है ये सृष्टि जो है ना लोअर ग्रेड का है, समझ गए? और योग माया का है वो मध्य ग्रेड का है। और वो सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट स्टेज यही है कि आपको कुछ करना नहीं है इस अस्तित्व में। हाँ, आपको सिर्फ होना है। करना जो है ना और आगे की स्टेज, मतलब लोअर कैटेगरी होती है गुरुजी। इसलिए जो श्रमिक हैं वो लोअर कैटेगरी के हैं, क्योंकि वे करते हैं। सही कह रहे हैं। और श्रेष्ठ कौन है? जो कराते हैं। उनका विचार चलता है, चलो ये करो, आदेश दिया, समझ गए? वो उससे एडवांस स्टेज हो गया। जनरल मैनेजर है। और जो सबसे जो पॉलिसी बनाता है, बैठा रहेगा चुपचाप। हाँ, जो पॉलिसी बना दिया है, हाँ, वो तो चुप है, वो देख रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो हाईएस्ट स्टेज पर चला जाता है। वो परमात्मा का स्टेज है हाईएस्ट वाला। तो ये तीन स्टेज है, और इन तीन चीज़ों में जो सक्षम नहीं है, हाँ, तो उसको तो मान लो कि अधोगति है। हाँ, इन तीन के जो मुख्य काम है, जैसे कि मान लो कोई विचार ट्रांसफर भी नहीं कर पा रहा है, हाँ, कोई मौन भी नहीं हो पा रहा है पूर्ण, और कोई बच्चा भी नहीं पैदा कर पा रहा है, तो वो तो निरर्थक ही हो गया उसका। तीनों ये जो तीन का मुख्य काम थे, प्रकृति के जो मुख्य काम थे वो नहीं कर पाए, और जो योग माया का मुख्य काम था वो नहीं कर पाए,
परमात्मा का जो मुख्य काम था वो नहीं हो पाया। ये जब तीनों नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब वो व्यक्ति अभी बहुत अभी लो स्टेज पर। ये सब विचार गुरुजी मुझे पहले नहीं आते थे, लेकिन इस समय ऐसे विचार आ रहा है मन में ना। एक विचार गुरुजी और एक प्रश्न उसका उत्तर दे दीजिए। क्या? एक विचार बहुत परेशान कर रहा है मुझे बहुत दिनों से, और अंदर मुझे बहुत घबराहट होती है। मैं सोचता हूँ कि एक दिन सबको मर जाना है इस धरती पर से। हम समाज को क्या हम दिए, हम समाज को क्या देख दिए? हमने कुछ नहीं दिया। हमारा जीवन जन्म लेना हमारा निरर्थक हो गया हमारा। हम क्या ऐसा दे समाज को कि जिससे कि हम मतलब कुछ दे कर जाए यहाँ से, हमारा जीवन सफल हो, हमारा जन्म लेना सार्थक हो। ये मन में गुरुजी पता नहीं हमको आज 2-3 महीने से बात आ रही, बहुत बेचैनी होती है कभी कभी। कहते हैं कि हमारा अगर हमने कुछ नहीं दिया समाज को तो हमारा जन्म देना निरर्थक हो गया, हमारा अवतरित होना बेकार हो गया। नहीं, एक देखो पहली बात तो जान लो, पहला काम तो तुम कर दिए। हाँ, बच्चा पैदा कर दिए। हाँ, ये काम तो तुम कर दिए। हाँ, अब दूसरा काम है सूचना वाला। हाँ, तो सूचना वाला जो काम है तो उसको तुम अपने जो श्रेष्ठ विचार जो तुमने अपने, अब तुम खोजो कि श्रेष्ठ विचार क्या है जिससे लोगों का भला हो। समझ रहे हो? पशुओं का भला हो, पक्षियों का भला हो, वनस्पतियों का भला हो, हर तत्व का भला हो। हाँ, तो इसमें तुम जितने स्तर पर तुम सोच सकते हो उस हिसाब से सोच करके जो भी विचार तुमको देने हैं, जिस रूप में देने हैं दे सकते हो। तो ऐसा अगर तुमने ऐसा सोच लिया है कि अभी हम कुछ भी नहीं किए हैं तो निरर्थक है, जब तुम सोच लिया तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे। जाहिर सी बात है, जब ये बात दिमाग में आई है तो अवश्य कुछ करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल गुरुजी। हाँ, तो तुम कुछ ना कुछ करोगे, और जब कुछ करोगे तो वो समाज के लिए योगदान होगा। हाँ, अगर वो योगदान भी 2 तरह के होते हैं। एक योगदान वो होता है कि जब उस योगदान के बदले फिर कोई एक योगदान ले लेते हैं, छोटा सा या बड़ा सा, उसके एवज में। हाँ, तो वह जो है सकाम योगदान हुआ, सकाम हो गया। और एक होता है कि जब हम कुछ नहीं लेते हैं, जब सिर्फ हम दे ही दे रहे हैं दे ही दे रहे हैं, तो वो निष्काम हो गया बिना। हाँ, तो जैसे मान लो कि तुम जो है कोई सामाजिक काम कर दिए और कहे कि हम कर दिए, अब हमको चुनाव में जिता दो। हाँ, तो तुम ले लिए, तुम दिए कम और लेने की कोशिश ज्यादा की। समझ रहे हो? तो हालांकि वह योगदान तो वह भी हुआ तुम्हारा, ये बात नहीं योगदान नहीं हुआ, लेकिन बैलेंस होता है ना, बैलेंस होता है ना कि तुमने दिया ज्यादा कि लिया ज्यादा। समझ गए? अगर तुम ज्यादा लिए तो क्या होता है कि तुम्हारे में क्या ऋण बन जाएगा। शरीर में सिस्टम है, ये मैं बता रहा हूँ, ये सिस्टम तुमको कोई नहीं बताया होगा आज तक। शरीर में हम लोग का एक सिस्टम है, ये पूरा अस्तित्व का ये सिस्टम है। जैसे ऋण आवेश धन आवेश होते हैं ना, इसी तरह से शरीर में हम लोग का सिस्टम है। अगर तुमने ज़्यादा लिया अपने से बाहर से, हाँ, तो तुम्हारा ऋण हो गया, ऋण आवेश तुम्हारे शरीर में बनेगा। अगर तुमने ज़्यादा दिया तो तुम्हारे में धन आवेश बनेगा। सही कर रहे हैं, समझे? तो और अगर तुमने जितना लिया उतना ही दिया, ठीक है, तो वो संतुलन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए? और एक स्थिति है कि न तुमने दिया न तुमने लिया। हाँ, तुमने दिया भी नहीं, तुमने लिया भी नहीं। हाँ, न तुमने दिया न लिया, समझे? तो तुम 4 से परे हो जाओगे। ये यहाँ तक तो 4 थे, अब इससे 4 से तुम परे हो जाओगे। तो वो तुम ये जो प्रकृति का जो ये नियम था चार्ज वाला, हाँ, इस नियम से तुम आगे निकल जाओगे तो परमात्मा में प्रवेश तुम्हारा हो जाएगा। और ये सिस्टम होता है। तो अगर तुमने ज़्यादा ले लिया, उदाहरण के लिए तुमने ज़्यादा ले लिया तो तुम्हारा ऋण हो गया। अब ऋण आवेश के हिसाब से ही तुम मरे। तुम जब मर गए तो ऋण आवेश के हिसाब से मर गए, तो तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर जाएगा तो उसमें ऋण आवेश होगा। अब वो जन्म वहाँ लेगा जहाँ पर कि उतने ही ऋण आवेश की आवश्यकता होगी, भरपाई करने। हाँ, ऐसे मनमाना जन्म नहीं ले सकते कहीं भी। हाँ, ऋण आवेश जितना तुम लिए हो उतना ही ऋण आवेश की जिस गर्भ में जरूरत होगी, हाँ, जहाँ पर कि मिल रहे हैं वीर्य और रज, वहाँ पर उतना ही अगर प्लस या माइनस होगा तो उसके हिसाब से ही जन्म होता है। तो अगर उतने डिमांड होगी वहाँ पर उतने ऋण वाले की, तो तुम वहाँ जाओगे, अगर नहीं तो तुम वहाँ नहीं जाओगे। अगर तुम प्लस वाले हो तो वैसी जगह तो तुम जन्म लोगे जहाँ पर उतने प्लस की ज़रूरत होगी। तो जितना तुम लिए रहते हो ना, उसने के हिसाब से तुम्हारे में दुख का निर्माण होता है। ऋण जो है ना वो दुख का निर्माण करता है। जैसे तुम कर्जा लेते हो तो तुम दुखी हो जाओगे,
दुखी करने वाला तुम जो जिसे तुम लिए हो ना वो छोड़ेगा तुम्हारा जान थोड़े ना, ये अस्तित्व नहीं जान छोड़ेगा। तुम जितना लोगे दुख का निर्माण तुम्हारे में बढ़ता जाएगा। तो ये तुमको अजीब लगेगा कि संसाधन भी बढ़ रहे हैं और दुख भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए देखोगे कि जो लोगों ने बहुत संसाधन इकट्ठा कर लिए हैं, तुम बाहर से देखने में लगेगा कि बहुत सुखी हैं, लेकिन नहीं है, वे बहुत दुखी हैं। हाँ, वो तो उनके करीब रहोगे तब पता चलेगा उनके दुख दर्द का। वे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, जितना तुम ले लोगे उतना दुखी होते चले जाओगे। ये दुख का सिस्टम अलग चलता है, ये लेने के हिसाब से चलता है। तुम जितना समाज से लोगे उतना दुख बढ़ेगा। तो दुख का और ये ऋण आवेश का सीधा सीधा संबंध है। जितना ऋण उतना दुख, और ऋण जितना तुम ले लिया, यानी जितना तुम लेते हो उतना दुखी होगे। ये एक सिस्टम है, इसको अच्छा समझ लेना। और इसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये भी जान लेना। अतिक्रमण इसका बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, तुम जितना भी लोगे, यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा धन कमा लिया है ना, जितना ज़्यादा धन कमा लिया है वो उतना दुखी होगा, एकदम 100%। एक बात। दूसरी बात कि यदि वो कमा रहा है और वो फिर दे भी रहा है, उदाहरण के लिए अपने पुरुषार्थ से, अपने बुद्धि से, प्रतिभा से कमा रहा है और उतना ही दे रहा है, तब वो बात नहीं रहेगी। लेकिन कमा करके सिर्फ इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा अपने उपभोग के लिए वो कर रहा है, सिर्फ अपने उपभोग के लिए कर रहा है, वो उतना दुखी हो जाएगा। उसको कई बहुत तरह के दुखी होगा, तनाव, कई तरह के तनाव होंगे। पैसा कैसे रखेंगे, ऐसे नहीं, 1000 तरह की बीमारी हो जाएगी। शुगर हो गया तो ब्लड प्रेशर हो गया तो कैंसर हो गया, तो होता रहेगा, उसका अंग भंग होता रहेगा, कटता पिटता रहेगा, नींद नहीं आएगी, हाँ, पेशाब ठीक से नहीं उतरेगा, ढेर सारी समस्या उसको होगी। और जितने भी अमीर लोग हैं जिनको तुम समझते हो कि हाँ बहुत बढ़िया है, लेकिन देखोगे उनकी समस्या देखोगे बहुत ज़्यादा, बहुत त्रस्त रहते हैं, गाड़ी अवसाद में ग्रस्त रहते हैं। तो गाड़ी बंगला से ही दुखी हो गए हैं, दुखी हो जाएंगे ना। कोई भी संसाधन जो है ना, संसाधन से हमको सुख शांति थोड़ी मिलेगी। संसाधन हमको एक सुविधा दे सकता है, समझ लो। संसाधन सिर्फ सुविधा दे सकता है। कार है तो सुविधा है कि यहाँ से हम गाजीपुर पहुँच सकते हैं जल्दी से, हाँ, बस इतनी सुविधा है। और उसके अलावा कोई उसके अलावा हमको और क्या सुविधा मिली? उसके अलावा तकलीफ देगा कि ड्राइवर आया कि नहीं आया, गाड़ी खराब हो गई, तेल भरा हो, ये गड़बड़ हो गया, फाइनेंस नहीं दिया है, हाँ, तो फलाना जो है निमंत्रण दे दिया, तो कोई हमारे रिश्तेदार कराएगा, अरे भाई हमारा गाड़ी भिजवा दीजिए, एक दिन आपका गाड़ी हम चढ़ें, तो हम अपना गाड़ी हम अपने लिए खरीदे, तेरे लिए खरीदे, अड़ोस पड़ोस वाले गाड़ी मांगेंगे, समझे। गाड़ी किसी को दे दिए तो गाड़ी अगर ठीक गया कि नहीं, कि रास्ते में टक्कर तो नहीं मार दिया वो इतना परेशान रहेगा, एक एक चीज़ में, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहेगा। और जो जितना ज़्यादा परेशान है, समझ लो तनाव घेरा हुआ है, वो उतना दुखी है, सीधी सी बात है। 100% सही है, वो दुखी होगा। क्योंकि मैं तो हर एक कैटेगरी के लोगों से मिलता हूँ ना, तो मैं सबके अंदर की बात जानता हूँ, ये कितना दुखी है। तो आप जितना ऋण में जाएंगे उतना दुखी हो जाएंगे, ये प्रकृति का नियम है, इसका कोई अतिक्रमण नहीं। बहुत बड़े बड़े लोगों से गुरुजी मिले होंगे, वो तो गुरुजी अपनी व्यथा बताते होंगे आप लोगों से। हाँ, काहे नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। वो भी गुरुजी तनावग्रस्त होते हैं सब, वो ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं। हाँ, आपसे ज़्यादा होंगे, समझे। बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनी, उनसे पूछूंगी। अब मैं यहाँ बताता हूँ, ऋण और धन का एक तो इकट्ठा करने से है, लेकिन इकट्ठा करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऋण और धन आवेश में जानते हो क्या है? इकट्ठा करने से का भी मतलब नहीं है। वास्तव में ऋण जो है ना, वह यह है कि हमारी मांग कितनी है, ये समझना। हमारी मांग बहुत है, लेकिन मान लो मैं इकट्ठा करने में सफल ही नहीं हूँ, इस बात को समझना तुम। मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत रुपया हो जाए, लेकिन हमारे पास तो वो ना बुद्धि है ना वो बल है समझ रहे हो। लेकिन हमारी वो इच्छा तो है, वो इच्छा जो डिमांड है वही ऋण है, वो ऋण है, समझ लेना। भले पूरा हो चाहे ना हो, भले पूरा हो या ना हो, लेकिन इच्छा अगर हो गई है, हाँ, वो ऋण है। वास्तविक ऋण तो वो है, वो तो मैंने उसको तुमको भौतिक रूप से समझाया, उसका एक उदाहरण के रूप में कि वह जिसकी पूरी हो गई, उसका मैंने समझाया। वह ऋण की इच्छा जिसकी पूरी हो गई, वह ये है पैसे वाले जो हो, जिसको कहते हैं। अब दरिद्र लोग कौन है? जिनकी पूरी नहीं हुई इच्छा वैसे ही है कि हमें भी बन जाता अमीर, मेरे पास भी होते, डिमांड वही है, ऋण वही है, समझ लो। ऋण का जो एटीट्यूड है वो है यहाँ, उस ऋण की जो मानसिकता है उससे मतलब है। अब वो कर नहीं पा रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहा है, इच्छा बहुत है, कर नहीं पा रहा है, हाथ पर खूब मार रहा है, दलदल में मार रहा है, लेकिन वो उतनी ना बुद्धि है, ना प्रतिभा है, ना बल है, ना पराक्रम है, ना साहस है,
समझ रहे हो? तो अब ये है नहीं, चोरों के पास भी साहस होता है, तब क्या होता डाकुओं के पास साहस होता है, तभी करते वो चोरी करते हैं, तब क्या? घूसखोरों के पास साहस होता है, वो अपना रिस्क लेते हैं। और कितने लोग कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, क्यों? इसलिए नहीं कि वो ईमानदार है, इसलिए कि वो चोरी करने से डरता है। डरता है। चाहता तो है कि चोरी कर लूँ, लेकिन सोचता है करूँगा पकड़ा जाऊँगा तो जेल चला जाऊँगा, बेइज्जत हो जाऊँगा अलग से। समझ रहे हो? तो ये जो एटीट्यूड है, यानी कि उसके मन में चोरी की भावना तो है, वैज्ञानिक बात बोल रहे हैं आप। चोरी की भावना तो है, लेकिन वो साहस नहीं है, वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है, वो उस अपमान को झेलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से जो है वो मजबूर ईमानदार बना हुआ है, उसी तरह मजबूर ब्रह्मचारी बने हुए हैं लोग। इसमें सीमेंट का फर्क है क्या? समझे? सब मजबूर बने हुए हैं। ये जितने भी मजबूर हैं सब ऋण में गए हुए हैं। चमक रहा है पूरा। बहुत चमक रहा है यार, हम भी वही देख रहे हैं। तो क्या है गुरुजी? व्हाइट टाइल्स है या सीमेंट, व्हाइट सीमेंट है। व्हाइट सीमेंट बहुत चमक रहा है, नीचे? बहुत शाइनिंग दे रहा नीचे है। पूरे व्हाइट सीमेंट उसमें उसमें कोई केमिकल डाला होगा कोई, टाइल्स की तरह चमक रहा एकदम है। चमक रहा है गुरुजी। व्हाइट सीमेंट है बस। तो ये आप समझे कि नहीं ऋण वाला? अरे गुरुजी, तो ये जितने गरीब लोग हैं ना, ये वैसे ऋणी लोग हैं जो इसमें सामर्थ्य नहीं है। हाँ, पराक्रम के सामर्थ्य नहीं है, या लेकिन दुखी ये भी है। कानून के अतिक्रमण, इसीलिए ये भी दुखी हैं। अब जो जिनके पास सामर्थ्य है वो भी दुखी है। दुखी वो इसलिए कि वो बटोरने में सफल हो गए। अब बटोरने के कारण एक और दुख हो गया, अब उसको बटोरने को बचाना भी है, अच्छा गुरुजी एक बात उसको बचाना भी तो है कि कहीं कोई छीन न ले, कहीं सरकार छापा ना मार दे, कहीं बदमाश अपहरण न कर ले। जैसे कुछ हमारे शरीर के अंदर कोई भी मनुष्य हो, कुछ ऐसी इच्छाएं जो हमारे पूरे जीवन में कभी पूरी न हो पाई हो, और उस इच्छा को लेकर के कोई आदमी अगर मर जाता है तो क्या गुरुजी वो प्रभाव डालती है वो उसके जीवन पे? बिल्कुल डालती है। और अगली बार वो जन्म लेगा ना, तो ऐसे ही परिस्थिति जन्म लेगा जहाँ उसकी वो इच्छा पूरी हो जाए। अच्छा। हाँ, जब वो पूरे जीवन का सार उसकी वो इच्छा बनती है, तो अगली बार उसको वैसा ही जन्म मिलता है जिसमें कि वो पुनर्जन्म वैसा होता ही है। हाँ बिल्कुल होता है। नहीं होगा तो फिर आदमी जाएगा कहाँ? जीरो हो जाएगा क्या? गुरुजी होता है पुनर्जन्म? शून्य होता है, शून्य होकर सकते हो इस चीज को? नहीं गुरुजी, सुन तो नहीं हो सकता। शून्य कर सकते हो तो बताओ, तब तो नहीं होगा। अगर शून्य कर सकते हो तो पुनर्जन्म संभव नहीं है। विज्ञान तो नहीं कोई मानता चीज- गुरुजी पुनर्जन्म, विज्ञान तो पुनर्जन्म विज्ञान नहीं मानता है। विज्ञान के अभी जहाँ तक पहुँचा वहाँ के हिसाब से नहीं मानता है। ऐसा तो है नहीं कि विज्ञान जो 18वीं शताब्दी में था वही विज्ञान 19वीं शताब्दी में रहा, ऐसा नहीं है। वही 20वीं, तो आज जो विज्ञान है वही कल नहीं रहेगा। गुरुजी, वो विज्ञान भी और खोज करेगा गुरुजी, तो वो सिद्ध करेगा। ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं, असल में कुछ ऐसी चीज असल में विज्ञान को खोजने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है ना। अभी और इंस्ट्रूमेंट डिवाइस करना इतना आसान नहीं है। और यह जिसने खोजा है ना, वो उसने अपने को ही इंस्ट्रूमेंट बनाया है। समझ रहे हो? तो अपने को इंस्ट्रूमेंट बनाने का मतलब हो गया कि हम बहुत ऊर्जा तरंग पर वो स्वयं चढ़ गया है। अच्छा गुरुजी, पहले हम जो लोग पढ़ते हैं हम लोग तो ये जान लो कि किसी चीज़ को तुम शून्य नहीं कर सकते, यानी हर चीज़ अपनी निरंतरता बनाए रखती है, कोई भी चीज़ हो चाहे। इस कंबल को ही हम क्या करेंगे? अगर जला भी देंगे तो ये धुआं के रूप में है ना, राख के रूप में है ना, आग के रूप में है ना, तो इसका रूप ही तो बदला, इसको शून्य नहीं कर पाए हम। तो हम लोग भी जब जलेंगे या सड़ेंगे, हाँ, या कोई हमको खा जाएगा मार के, हाँ, तो बस हमारा रूप ही बदलेगा, हम तो रहेंगे। यानी हम अपने शरीर को कहाँ तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं भौतिक रूप से? तो अधिक से अधिक हमारा जो DNA RNA है वहीं तक तोड़ सकते हैं ना। हाँ, हमारे शरीर का जो कार्बन है उसको नहीं तोड़ सकते जला करके अभी सामान्य स्थिति में। अगर हमको उसको तोड़ना पड़ेगा तो उसको बहुत हाई टेम्परेचर में डालना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा, तब जाकर के उसको, मतलब एक तरह से जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो उसमें उतना तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें विध्वंस होगा। हाँ, लेकिन मान लो कि हमारे शरीर में जो कार्बन नाइट्रोजन है वो सब, तो वो जिस हिसाब से बने हैं तो वे सब बरकरार रह जाते हैं, तो वहाँ से वो कंटिन्यूटी उसकी रहेगी, क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व है वे उसी श्रृंखला में जुड़े हैं तो किसी प्रेरणा से न जुड़े हैं। जो ये वाटसन एंड क्रिक का मॉडल आया था DNA का, तो उनसे पूछा गया वाटसन से कि आप ये बताइए कि ये इसी क्रम में क्यों जुड़े? आप ये तो ठीक है बता रहे हैं कि यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ ग्वानिन है, या थाइमिन है, हाँ, लेकिन ये ऐसे क्यों जुड़े? इसके पीछे कौन सी प्रेरणा है? तो वो बता नहीं पाए। कहे अभी हम लोग उतना तक नहीं पहुँचे, अभी हम लोग यही खोज लिए हैं कि इस DNA में ये है, यही बहुत है अभी। अब आगे खोजा जाएगा कि ये ऐसा क्यों बने, हाँ, ये एडेनिन ऐसा क्यों बना, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा नाइट्रोजन क्यों ऐसा जुड़ा, वो हम लोग आगे खोजेंगे। लेकिन इसका मतलब बहुत परे है। अरे अभी बहुत आगे ना जाना पड़ेगा, वो उसकी लास्ट प्रेरणा तक जाना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि यही कार्बन जुड़ करके ऐसा क्यों बना, दूसरा कार्बन क्यों नहीं जुड़ा।
गुरुजी जो ये उसका सिद्धांत है आइंस्टीन का सापेक्षतावाद का, तो उसमें कभी कभी हम मोबाइल में देखते हैं गुरुजी, उसमें देखा टाइम मशीन जो होता है कि हम भविष्य में भी जा सकते हैं, लेकिन वो इतनी गति होनी चाहिए तो कि हम अपने मतलब हम जो वर्तमान में है वर्तमान से हम अपने भूत में भी जा सकते हैं और भविष्य को भी देख सकते हैं। क्या गुरुजी संभव है ये? ऐसी स्थिति तो संभव है जो कालातीत स्थिति होती है, समय से परे हो जाना। और समय जो है ना, अभी साइंस जो जितना तक समझ को रहा है, तो हम जब यहाँ का जो टाइम का सिद्धांत है इस यूनिवर्स का, कोई जरूरी नहीं है कि यही सिद्धांत अगले यूनिवर्स का भी हो। ये बात समझ है ना। अभी तो वैज्ञानिक को धीरे समझ में आएगा। इसीलिए क्या होता है ना कि टाइम का भी गैप हो जाता है, टाइम का गैप हो जाता है। अगर आप पृथ्वी के बाहर जाएंगे तो अलग से टाइम दिखलाने लगेगा। और अगर हम वही इसमें अगर हम एटम में जाएंगे तो टाइम बदल, एटॉमिक क्लॉक अलग होगा। एटॉमिक क्लॉक हमारा ये क्लॉक नहीं हो सकता है। इसका मतलब टाइम का सिद्धांत बदल जाता है वहाँ, समझ गए। अगर हम अंतरिक्ष में जाएंगे टाइम का सिद्धांत बदल जाएगा। अगर हम इस आकाशगंगा से अगले आकाशगंगा में जाएंगे टाइम का सिद्धांत बदल जाएगा। अगर हम इस यूनिवर्स से अगले यूनिवर्स में जाएंगे टाइम का सिद्धांत बदल जाएगा। अगर हम सभी यूनिवर्स से परे हो जाएंगे तो टाइम से परे हो जाएंगे। ये टाइम जो है ना, ये कोई ऐसा कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, ये सापेक्षिक चीज़ है, रिलेटिव चीज़ है। तो रिलेटिव चीज़ का मतलब हो गया किसी रिलेशन में बदल जाता है, सीधी सी बात है, रिलेशन में बदल जाता है। टाइम का मतलब यही होता है। तो जहाँ पर रिलेटिविटी नहीं रहेगी वहाँ पर फिर टाइम नहीं रहेगा, और जहाँ जहाँ अलग अलग रिलेटिविटी है वहाँ अलग अलग टाइम है। तो आज हमारा जो वर्तमान है, हो सकता है किसी का भविष्य हो सकता है किसी का भूत भी हो। हम लोग खुद ही किसी का भूत हो सकते हैं, और किसी का वर्तमान हो सकता है, किसी का भविष्य हो सकते हैं। और हम लोग स्वयं जो कहते हैं कि हम हैं, ये हम इसमें से किसको कहेंगे हम हैं? अब एक प्रश्न ये भी तो खड़ा होगा कि हम, ये जो हमारा शरीर है, इसमें से हम किसको कहेंगे कि ये मैं हूँ? सही कह रहे गुरुजी, ये हमारे मन की बात है। या एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होगा ना गुरुजी, हमारे मन में कभी कभी बात आती है, मैं इस आँख को कहूँगा तो कौन हूँ मैं? खुद में कभी गुरुजी मेरा माइंड है, ये है कि हमारा पेट है, शीशे के सामने गुरुजी में खड़ा होता हूँ ना कभी कभी, हमारे शरीर में तो कभी सोचता करोड़ों प्रकार के जीवाणु रहते हैं हम लोग शरीर में। उनके हिसाब से भी सब होता है, तो वे भी उनको मिला करके ही तो हम हैं, वे भी तो हमारे में है। तो इसका मतलब मैं भी वो हूँ, किसी न किसी पार्ट में हूँ ना। जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद वगैरह, फंगस वगैरह जो हमारे शरीर में है, उसका भी तो हमारा अस्तित्व है, क्योंकि हमारे अस्तित्व के अंतर्गत है ना वो। तब तो वो प्रभावित होगा तो हम प्रभावित होंगे, हम प्रभावित होंगे तो वो प्रभावित होगा। अगर वो वहाँ कुछ गड़बड़ सड़बड़ करेगा तो उसका असर हमारे पर भी तो आएगा। वो कुछ वहाँ रिएक्शन करता है तभी तो हमारा पेट खराब हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा उसका एक संबंध है ना, एक रिलेशनशिप है ना। हमारी वजह से वो है, उसकी वजह से हम हैं, हमारे उनके बीच संबंध है। हम जो करेंगे उसका प्रभाव उस पर है, वो जो करेगा उसका प्रभाव। फिर उस बैक्टीरिया के भीतर भी और जीवाणु रहते होंगे जो उससे सूक्ष्म, जो उसके भीतर रहते होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं रहते होंगे? अभी तो हमने बैक्टीरिया खोजे सूक्ष्म, लेकिन उसके भीतर भी और जीवाणु, जो जिसके कारण वो उसको प्रभावित होना पड़ता होगा, फिर उसके कारण फिर हम लोग प्रभावित होते हैं। इस तरह से ये, फिर हम लोग भी किसी के तहत हैं। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग तहत नहीं है। मान लो हम एक बैक्टीरिया है और किसी में रह रहा है, तो हमको पता नहीं है कि हम किसके तहत रह रहे हैं। तो हम लोग भी किसी के तहत रह रहे हैं। अभी तो हमको लगता है कि हम पृथ्वी के तहत रह रहे हैं, लेकिन ये पृथ्वी भी किसी के तहत रह रही है। पृथ्वी भी जन्मी है, पृथ्वी भी बढ़ी है, पृथ्वी भी जाएगी। इसका भी जन्म है, इसकी भी मृत्यु है, इसका भी ग्रोथ है। हर पदार्थ का और हर चीज का जन्म है और उसका ग्रोथ है, बढ़न है, और फिर उसकी मृत्यु है, टूटना है, बिखरना है। तारे भी बढ़ते हैं, तारे भी फलते हैं, फूलते हैं, वो भी टूट के बिखर जाते हैं, फिर वो भी बनते हैं। इस तरह से यहाँ पर तो हर चीज़ का इसी तरह से देखा जा रहा है। तो किसके किसके भीतर में कौन कौन है? ये पृथ्वी भी किसी के भीतर में है, ये सौरमंडल के भीतर में है, ये सौरमंडल भी किसी के भीतर में है। हाँ, तो सब यहाँ तुम ये नहीं समझ पाओगे कि ये श्रृंखला को अंत हम कहाँ कर पाएंगे। आगे चलते जाओगे तो इसका अंत नहीं होगा। अगर इसको तोड़ते भी चले जाओगे तो अंत नहीं कर पाओगे। छोटा से छोटा जीवाणु में तोड़ोगे, फिर उसको छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ोगे, क्वार्क में तोड़ोगे, प्रोटॉन में तोड़े, क्वार्क में तोड़े, क्वार्क को भी और सूक्ष्म प्लैंकटन में तोड़ दिए। लेकिन जब भी हम तोड़ते चले जाएंगे तो उसका अंत हम नहीं पाएंगे। वो हमारी नॉलेज का अंत तो हो सकता है कि भाई हम आज तक यहीं खोज पाए हैं, कल हम और खोज लेंगे, पता चलेगा अब ये है, परसों और खोज लेंगे, कहेंगे अब ये है। तो और ये जो श्रृंखला होगी ना, इसका अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अस्तित्व अनंत है।
इसीलिए इसका अंत नहीं होगा, ना और का अंत होगा ना छोर का अंत होगा, ना बड़े का अंत होगा ना छोटे का अंत होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसलिए हर चीज़ यहाँ पर है, उसके रूप रंग सब बदलते रहते हैं। तो हम लोग किसी न किसी रूप में जारी रहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आदमी के रूप में जारी रहें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग का रूप रंग ढंग ऐसे ही रहे, कुछ अलग ढंग का भी रूप रंग हो सकता है। तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। राजस्थान में गुरु टीवी में सारा, राजस्थान में एक लड़का था 8 साल का, 4 साल का, वो अपने पूरा परिवार को बताया कि हमारा घर यहाँ पे नहीं है, हमारा जन्म यहाँ पे हुआ था। तो गुरुजी पूरी मीडिया साथ में गई उसके साथ में, तो बताया कि कहाँ पे, तो बताया कि हमारा ये घर है। और तो पूछा गया तुम्हारी बीवी का नाम क्या है, तो बताया वो औरत जिंदा थी गुरुजी, पुनर्जन्म था। वो जो बात पूछते थे वो बताता था लड़का वो। और लड़की उसकी पत्नी पकड़ के रोने, उस बच्चे को बोला कि नहीं तुम्हारे पति है। जो अंदर की बात पूछी वो, मतलब जो बस दो पति के बीच में कोई बात जानता नहीं है, वो बात पूछी, वो बात बताया वो लड़का, वो बात बता दे। पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी चीजें होती तो हैं वो जो वैज्ञानिक, उसमें जो वैज्ञानिक थे उसमें कई विचारक थे। तो लोग बताने लगे कि ये ऐसा हो सकता है। बहुत सारे शोध हो रहे हैं, ऊर्जा का नाश नहीं होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कई तरह के शोध हो रहे हैं। हाँ, कई तरह के शोध हो रहे हैं, और साइंस का कोई फिक्स ढांचा नहीं है। कोई फिक्स ढांचा बनाने की कोशिश करेगा तो वो साइंस नहीं रह जाएगा, फिर हम लोग तो साइंस के ही गुलाम हो गए सब। हाँ, तो स्वतंत्र विचार, कुदरत की मतलब जो भी शक्तियाँ हैं उससे साइंस बहुत परे है, अभी बहुत परे है। तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे कभी नहीं। आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप इसके कुछ रहस्यों को जान सकते हैं, कुछ अंश मात्र। अरे धरती पे ये अमेजन का जंगल जो है ना, अमेजन का जंगल तो धरती पे ही ना, अभी तक वैज्ञानिक उसमें पहुँच ही नहीं पाए हैं अंदर। इतना घना है। कितने प्रकार के प्राणी हैं, कौन प्राणी जानते हैं? कितने प्रकार के, हजारों प्रकार के प्राणी जो है ना प्रति घंटा जो है उपज रहे हैं। आप कहाँ कहाँ कितना खोजेंगे, कितना नष्ट भी हो रहा है। तो कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अभी आकाशीय बिजली समय के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, अभी कोरोना का वैक्सीन भी नहीं बनाया, कोरोना का दूसरा स्ट्रेन भी आ गया, दूसरा आ गया। जो भी है फिर उसको करेंगे, फिर उसको तीसरा आ जाएगा। तो ये हर समय बनता रहता है। ये लोग जितना खिलवाड़ कर रहे हैं इसके साथ, उतना ही इनको भुगतदंड मिलेगा। प्रकृति के नियम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोग ना, साइंस को लेकर के सबको परेशान कर रहे हैं लोग। नहीं, वो तो खैर वो कर रहे हैं और करेंगे ही, और करना भी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? की तरफ के लोग जा रहे हैं। आप उपाय बचने का करेंगे ना, भले आप बच पाए या ना बच पाए, वो बात दूसरी है। लेकिन ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है सभी प्राणी की, कि वो बचने का उपाय करता है, अपने दुख के निपटारे का उपाय करता है। सही करेंगे। हाँ, और उससे में वो बचे या नहीं बचे, नष्ट हो जाए भले, प्रयास तो कर रहा है, लेकिन वो प्रयास तो करेगा। कारण किया तब तक प्रकृति में दूसरी चीज दे दी। इसका पीछे कारण क्या है ना, इसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। मुख्य कारण ये है कि चूंकि हम लोग जन्मे हैं तो हम लोग निश्चित ही मरेंगे, ये तो पक्का जान लेना। हम लोग खा रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम लोग को भी कोई खाएगा ही। हम लोग को भी कोई खा रहा है ना, और कोई खाएगा ही। तो हम लोग चूँकि मनुष्य प्रजाति आई है, तो मनुष्य प्रजाति भी कभी न कभी विलुप्त होगी, चाहे जिस तरीके से विलुप्त हो जाए, जिस तरह से डायनासोर हो गई। और एक बात और है कि अभी जो यहाँ के संसाधन हैं, मान लो कि पृथ्वी के जो संसाधन हैं, तो पृथ्वी के संसाधन किस किस प्राणी को कितने अनुपात में रख सकती है, इसका भी एक सीमा होगी ना, इसका एक नियम होगा ना। ये मनमाना नहीं है, उसकी नियति होगी। ठीक से उठाओ तब तोड़ दोगे क्या? ये नहीं पकड़ पा रहा है। नहीं पकड़ पा रहा, छोड़ो। जब दम नहीं है तो फिर क्यों हाथ लगाते हो? हाँ, सब टूट जाएगा भैया, देखो कि तोड़ दोगे, नहीं पकड़ पा रहे हो तो। निश्चित अनुपात होगा, ठीक बता रहे गुरुजी। यहाँ पर हर प्राणियों का एक निश्चित अनुपात है। मनुष्य कितना पढ़ सकता है? सुना लो नहीं, बढ़िया चीज। अभी 7.25 अरब की जनसंख्या हो गई, तो आप क्या सोचते हैं हम 1000 अरब हो जाएंगे? तो फिर अन्य प्राणी कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो ये इस प्रकृति का अपना एक अनुपात होगा। वो अनुपात क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस प्रकृति का एक निश्चित अनुपात होगा। उसकी एक सीमा होगी कि इतने ही तक ये बढ़ेंगे, और क्योंकि ये ज्यादा बढ़ेंगे फिर दूसरे घटने लगेंगे, ना। तो इसलिए इसको मारना है। तो इसके लिए मारने के लिए बहुत सारे उपाय होंगे। आदमी तो खुद ही लड़ेगा, एक तो संसाधन की लड़ाई के लिए खुद लड़ेगा वो। हाँ, वो अपना खुद विनाश करेगा, खुद विनाश करेगा। उसमें लोभ इतना बढ़ जाएगा, अधिक से अधिक बचने का संघर्ष होगा ना। सोचेगा मैं बचूं और मेरा परिवार बचे और मेरे करीबी बचे, उसके लिए वो अधिक से अधिक लूटने की कोशिश करेगा।
और यही कोशिश हर कोई करेगा सब कोई करेगा। और इसी में संघर्ष होगा, इसी में मार होगी, चाहे एक परिवार से परिवार होगा, ग्रुप लड़ेगा, गैंग लड़ेगा, जातियां लड़ेंगी, धर्म लड़ेंगे, देश लड़ेगा। हाँ, सब लोग लड़ेंगे। कहने का मतलब यही है कि हम अधिक से अधिक संसाधन को कब्जा कर रहे हैं जितने, और इसी में कुछ लोग मर जाएंगे, कई लोग मरेंगे। तो इस तरह से प्रकृति संतुलन बनाते रहती है कि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा फालतू हो रही है, बेकार हो रहे हैं, तो ये लोग नष्ट कर रहे हैं। तो इनकी अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरे को दिक्कत होगी, दूसरे प्रजाति को दिक्कत। हाँ, तो अन्य प्राणी फिर उसमें उन्हें जगह नहीं मिलेगा, संसाधन नहीं मिलेगा। हाँ, तो फिर इसलिए ये वो संतुलन बनाए रखते हम लोगों ने इतनी दवाइयाँ खोज ली ना, इतने आविष्कार हो गए, कि क्या बीमारियों की संख्या घटी? हमने अगर एक बीमारी खत्म की तो कई बीमारी फिर आ गई। तो इतने शोध, इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर, इतने वैज्ञानिक, लेकिन मिला जुला के क्या आदमी आज भी बीमार है। आदमी आज भी बीमार पड़ रहा है, उतना ही पड़ रहा है, पहले से ज्यादा ही पड़ रहा है, पहले से ज्यादा बीमार हो रहा है, पहले से ज्यादा दवाइयाँ हैं, पहले से ज्यादा हॉस्पिटल हैं, पहले से ज्यादा डॉक्टर हैं, पहले से ज्यादा खूब खान पान भी कर रहे हो, लेकिन अंततः इसका परिणाम क्या हो रहा है कि बीमार पहले से ज्यादा परिणाम यही हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या किया सकता है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग की प्रजाति चाहे विनष्ट क्यों ना हो जाए, हम लोग अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे ना बचाने का। उस कोशिश में हम लोग सदैव सफल नहीं हो सकते, सदैव सफल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। जब तक सफल हैं तब तक बचे हुए हैं, तब तक हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग बचे हुए हैं, हम लोग का ये धरती हमारी, ये घर हमारा, ये हम तो लोग कहेंगे। और जिस दिन नहीं हो काम खत्म, फिर धरती इधर ही रह जाएगी, दूसरे प्राणी इसमें रहेंगे। डायनासोर भी कभी थे तो वे लोग भी कहते होंगे सब मेरी धरती मेरा ये। हाँ, मेरा घर मेरा द्वार। तो अभी हम लोग कह रहे, मान लो हम लोग यहाँ पे अभी आज का अभी डायनासोर अभी हम लोग ना है डायनासोर, आज के डायनासोर हम लोग हैं। तो आज हम लोग जब मिट जाएंगे फिर नए डायनासोर आ जाएंगे तो वे कहेंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है।